हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन ईयर बुक की समरी। 2016 में जो इंडियन ईयर बुक आई है, इंडिया ईयर बुक, उसका चैप्टर 11 है एनर्जी। एनर्जी सेक्टर की समरी देखेंगे। इसमें एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं इंडियन ईयर बुक, गूगल से और विकिपीडिया से कुछ फैक्ट्स और डायग्राम्स लिए गए हैं कि जिससे कि एक ओवरऑल कंपाइलेशन बन जाए एनर्जी सेक्टर की। ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स और एसएससी बाकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनर्जी एक इसेंशियल इनपुट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, और वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो इसीलिए कई सारे फॉर्म में एनर्जी का डेवलपमेंट होता है। कन्वेंशनल फॉर्म का मतलब होता है कि जिसमें हम कन्वेंशनली कर रहे हैं, जैसे कि कोल और गैस, और रूरल एरियाज में जैसे फ्यूल वुड, तो ये सब कन्वेंशनल फॉर्म है। और ये सब मतलब एनर्जी को चीप और रीजनेबल कॉस्ट में जो सिटीजन को अवेलेबल कराना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की। आप इंडिया में देखें तो टोटल करीबन जो कैपेसिटी है इंडिया की, ये इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है इसमें, ये 2,88,665 मेगावाट है। ये करीबन 2.9 लाख के करीब है ये। तो ये टोटल ये इंस्टॉल कैपेसिटी है जो भी एनर्जी की इंडिया में। उसमें से सबसे ज़्यादा परसेंट है ये कोल का। 0.9 लाख में से 1.8 लाख के करीब आती है कोल से, 60% के करीब। फिर गैस से आती है 8.49%, 24,509 मेगावाट, यानी कि 24,509। ऑयल से आती है 994, हाइड्रो से आती है करीबन 42,000, यानी कि करीब 15%। न्यूक्लियर से अभी तक आती थी 4,700, लेकिन ये कुछ लेटेस्ट एडिशन हुए हैं इसलिए 5,780 हो गई है, 5,780 मेगावाट। तो ये 2% हो गई न्यूक्लियर से। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी कि विंड, सोलर, बायोमास और वेस्ट, अर्बन वेस्ट टू एनर्जी, और ये सब, इन सब से मिला के हो गई करीबन ये 38,000 इंडिया ईयर बुक में दिया। लेकिन लेटेस्ट नवंबर में अगर 2015 का फैक्ट देखेंगे तो 42,000 से ज़्यादा हो गई है। 14% है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से टोटल इंस्टॉलेशन, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया की। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? कोल है 60% के साथ। सेकंड नंबर पे हाइड्रो है 15% के साथ। और ये थर्ड नंबर पे आ गई है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब सब विंड, सोलर और जितना भी है, ये बायोगैस और ये टाइडल एनर्जी, ये सब मिला के। ये कुछ मैंने ये डायग्राम लिए हुए हैं विकिपीडिया से, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये न्यूक्लियर, ये जो भी टोटल एनर्जी है अभी तक, जो टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इंडिया में हो गई 5,780 मेगावाट। 2% है ये टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जितनी भी इंडिया में है करीबन। में से ये केवल 5,780 मेगावाट न्यूक्लियर की है। और ये 7 न्यूक्लियर के पावर प्लांट हैं। 21 पावर प्लांट है, 7 जगह पे हैं। ये देखिए 21 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये कैगा है, ये कर्नाटक में है, इसमें 880 की कैपेसिटी है। कक्रापर है, ये गुजरात में है, 440 की कैपेसिटी। कलपक्कम है तमिलनाडु में, और ये 440 है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कौन सा है, ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ज़्यादातर में, सिर्फ तारापुर छोड़ के। फिर नरोरा यूपी में ये 440 है। इसकी रावत भट्टा राजस्थान में है 1,180। तारापुर है महाराष्ट्र में, यहाँ पे दो टाइप के हैं, बॉइलिंग वाटर और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, 1,400 मेगावाट कैपेसिटी। कुडनकुलम, जो भी रशिया के साथ जो डील हुई थी उसमें चालू हुआ है। यूनिट 1 चालू हो गई, यूनिट 2 भी चालू होने वाली है। तो ये 1,000 मेगावाट है। तो ओवरऑल अगर हम न्यूक्लियर पावर एनर्जी देखेंगे इंडिया में, तो 2% जो भी इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया की, उसमें से 2% न्यूक्लियर एनर्जी है। 5,780 मेगावाट है। और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ पे है, इंस्टॉल कैपेसिटी है, ये महाराष्ट्र में 1,400 करीब है। सेकंड नंबर पे राजस्थान में है। फिर अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी जो मैंने बताया था, अभी देखिए कि लेटेस्ट अपडेट आया उसके हिसाब से ये 42,345 हो गई टोटल। विंड एनर्जी का पार्ट सबसे ज़्यादा है इसमें, 26,000 के करीब है। 26,000। सोलर एनर्जी में काफ़ी बड़ा एडिशन हुआ है अभी लेटेस्ट 1-2 सालों में। तो ये सोलर पावर हो गई 6,763। और बायोमास पावर, यानी कि बायोमास और गैसिफिकेशन और बगस,
बगीस ये कोजनरेशन 5,000 4,550 हो गई। स्मॉल हाइड्रो पावर हो गई 4,161 और वेस्ट टू पावर हो गई 127। तो टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी है इंडिया में इंस्टॉल कैपेसिटी है 42,000 हो गई। लेटेस्ट अपडेट है, इंडियन ईयर बुक में 38,000 के करीब दिया हुआ है। विंड पावर अगर आप देखेंगे तो देखो टोटल विंड पावर इंडिया में जो जनरेट होती है ये 23,000 है। ये विकीपीडिया में अपडेट नहीं किया, अभी हो गई 26,000 के करीब हो गई है। ये अभी हमने देखा था लेटेस्ट जो अपडेट है। उसमें से सबसे ज्यादा याद रखिएगा आप तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी है विंड पावर की, 7,000 से भी ज्यादा है। और फिर सेकंड नंबर पे ये महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे है गुजरात, फोर्थ पे राजस्थान है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु पे, याद रखिएगा, फिर महाराष्ट्र, फिर और भी कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरला में भी है। फिर अगर आप सोलर पावर देखेंगे, सोलर में बहुत जबरदस्त अभी एडिशन हुआ है 1-2 सालों में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एनडीए गवर्नमेंट है, उसने अपना कुछ ये टारगेट भी चेंज कर दिया है कि 2022 तक इनको रिन्यूएबल एनर्जी में 175 गीगावाट का एडिशन करना है। मतलब 1,75,000 मेगावाट का एडिशन करना है। उसमें से 100 गीगावाट सिर्फ सोलर पावर होगी और 60 होगी इसमें से विंड। और बाकी वो जो भी हाइड्रो पावर और बायोगैस है उनसे होगी। तो ये इसीलिए सोलर एनर्जी पे काफी फोकस है। सबसे ज्यादा जो सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सोलर पावर की वो अब हो गई है कुछ राजस्थान में, याद रखिएगा ये। सेकंड नंबर पे है गुजरात, फर्स्ट पे नहीं, सेकंड नंबर पे आ गया है। फर्स्ट पे राजस्थान, सेकंड पे गुजरात है, थर्ड पे है तमिलनाडु और फोर्थ पे है एमपी। टॉप 5 अगर देखें तो फिफ्थ पे आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और सिक्स पे आ जाएगा तेलंगाना। यूपी तो कहीं आसपास भी नहीं है। 143 मेगावाट है सिर्फ। टोटल अभी जो सोलर पावर हो गई है 6,762 मेगावाट हो गई इंस्टॉल कैपेसिटी। ये देखिए मैंने लिख रखा है 5-6, राजस्थान, गुजरात है, फिर तमिलनाडु, फिर एमपी, फिर एपी, फिर तेलंगाना। कई दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि कई बार न्यूज में आता रहता है कि जो हमारी एनर्जी कैपेसिटी है, जो नीड है, वो उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा है हमारी डिमांड, तो उसके लिए जनरेशन कैपेसिटी को काफ़ी बढ़ना पड़ेगा 10 सालों में, 3 डिकेड्स तक। और उसके लिए बड़े बड़े जो कैपेसिटी प्लान लेवल पर चालू करने की ज़रूरत थी। तो इसीलिए ये अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट आया। ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लार्ज साइज प्रोजेक्ट होते हैं, करीबन 4,000 मेगावाट से ज़्यादा होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 4,000 मेगावाट के होते हैं। 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर ये मतलब पास हो गया या फिर सक्सेसफुली जिनका पर्पस था वो अगर हो गया, तो ये पावर शॉर्टेज को रिड्यूस कर देंगे पूरे इंडिया में। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्टिवली इसमें ये अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट को डेवलप करने के लिए काफ़ी एक्टिवली कदम बढ़ाए हैं। और ये प्रोजेक्ट ये बिल्ट ओन और ऑपरेट बेसिस पे, यानी कि बीओटी बेसिस पे, और टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग रखी गई थी। टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग रूट थी, उसमें सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का यूज होता है अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट में। कुछ सैलिएंट फीचर, ये जो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट यानी कि यूएमपीपी यूज करेंगे सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। और इनका पर्पस होगा ये हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी करना, अचीव करना, और मतलब ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना। उसके लिए इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे जिसमें कि ये डेडिकेटेड कैप्टिव कोल ब्लॉक्स होंगे पीटेड प्रोजेक्ट के लिए। कोस्टल प्रोजेक्ट को भी जैसे जो कोस्टल मेगा पावर प्लांट लगाया जाएगा उसको वो यूज करेगा इम्पोर्टेंट कोल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो और उसमें जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाए। साइट्स 4 अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की साइट्स लास्ट ईयर में दी गई थी। लास्ट के 1-2 सालों में ससन है मध्य प्रदेश में, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। प्रदेश में अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की मुंद्रा है गुजरात में, कृष्णापत्तनम है आंध्र प्रदेश में, और तिलैया झारखंड में। 4 है, याद रखिएगा। ससन एमपी में है,
मुंद्रा गुजरात में, कृष्णापत्तनम में आंध्र प्रदेश में, तिलैया झारखंड में। इनको सक्सेसफुली अवार्ड ये कर दिया गया बीओटी बेसिस पे, बिल्ड ओन ऑपरेट, यानी कि पहले बिल्ड करो, फिर ओन करो, अपनी कॉस्ट निकालो, फिर ट्रांसफर कर दो गवर्नमेंट को, दिया गया था। मुंद्रा जो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है फुली कमीशन हो चुका है, और ये अभी इलेक्ट्रिसिटी से जनरेशन हो रहा है। कुछ पोटेंशियल साइड है, इसको सेकंड अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के रूप में डेवलप कर सकते हैं। झारखंड में है ये, और भी उड़ीसा में भी तीन एक दो साइट हैं, जैसे कि बिजोय पटना, ये चांद वाली तहसील में है, और कुछ कोस्टल लोकेशंस में भी हैं ये। तो इसमें इसके लिए भी बात चल रही है। ये फिर ये बांका डिस्ट्रिक्ट काकवारा, ये इसमें ये अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट करेगा बिहार में, उसके लिए भी है। तो ये सब पोटेंशियल साइट हैं, कुछ कर्नाटका में भी है, निटोई विलेज में। तो ये सब अल्ट्रा मेगा पावर 4 अभी तक वो सक्सेसफुली मतलब स्टार्ट कर दिया गया है। उसमें से मुंद्रा में तो प्रोडक्शन भी चालू हो गया है, और कई सारी और पोटेंशियल साइट देख रहे हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाकी सेकंड पार्ट में करते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, and please subscribe our channel Study for Civil Services for more updates. हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया ईयर बुक समरी 2016 में जो इंडिया ईयर बुक आई है, उसमें चैप्टर 11 है एनर्जी। उसका पहला पार्ट देख चुके थे हम लोग। उसमें इसमें जो इसकी समरी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, और प्लस गूगल से कुछ सर्च करके फोटोज, वीडियोस, विकिपीडिया से लिए गए हैं कि रेफरेंस अगर जहाँ पे इंडियन ईयर बुक का वहाँ पे ज़्यादा टफ है लैंग्वेज, तो वो गूगल से इजी वे में लिया गया है। तो ये इसमें हम लोग पहला पार्ट देख चुके थे अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट तक। बाकी इसमें सेकंड वाले पार्ट में इसको ख़त्म कर देंगे। तो इसमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से चालू करते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जब रूरल एरिया में जाएगी तो जितने भी कुछ नए इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, उससे नए लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो ओवरऑल जो रूरल इकोनॉमी में जो लोग रहते हैं, उनकी लाइवलीहुड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। आज़ादी के बाद कल 1500 गांव में इलेक्ट्रिसिटी थी, 1500 गांव इलेक्ट्रीफाइड थे। देखिए अभी अ, और ये उस टाइम पर कैपिटा कंजम्पशन था 14 यूनिट। एक चीज़ आप याद कर लिए कि ये प्रधानमंत्री मोदी ने एक एम लिया था, दीनदयाल जो ये सॉरी दीनदयाल नहीं, एक मोदी जी ने एक एम लिया था कि 1 मई 2018 तक जितने भी इंडिया में गांव हैं सबको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। तो ये डेट याद रख लीजिए, ये डेट आ सकती है डायरेक्ट। कई बार ये न्यूज़ में इस डेट को कोट करते रहते हैं। और इसमें एक फैक्ट और है कि उस टाइम 18,000 विलेज थे जो अनइलेक्ट्रीफाइड थे, अभी 8,000 हो गए हैं करीब, अब 10,000 विलेज बचे हैं। तो इनको ये पीयूष गोयल के अंडर में जो ये पावर मिनिस्ट्री है, और ये जो MNRE है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसके अंडर ये प्रोजेक्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर में। और 1,000 दिनों के अंदर ये 1 मई 2018 तक पूरे जितने भी इंडिया में विलेज सबको इलेक्ट्रीफाई करना था। 18,000 बचे थे तब, अब 8,000 हो चुके हैं, तो अब 10,000 बचे हैं। तो ये डेट याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे थे। कई सारे प्रोग्राम हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए थे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ाने के लिए, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो दो प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है, और दूसरी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है। तो ये दोनों रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, याद रखिएगा, रूरल गाँव के एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन स्कीम यानी DDG, और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की फ्लैगशिप स्कीम है। एम है इसका कि 24/7 सप्लाई ऑफ पावर देना। वैसे 24/7 तो कई अर्बन एरियाज में भी नहीं आती हैं, तो काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है। और इसको डिज़ाइन किया गया है कि कंटिन्यूस पावर सप्लाई देने के लिए इंटायर रूरल इंडिया में। मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था 2014-15 में। और ये देखिए यही लिखा हुआ है कि इसी टाइम
गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो 18,000 अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज है उनको 1,000 के अंदर इलेक्ट्रीफाई करना है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है 8,000 हो गए हैं, अब 10,000 के 11,000 के करीब बचे हैं। इसके लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने गर्व ऐप भी लॉन्च किया है। वी उसमें आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आपके गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है कि सिर्फ कागजों पे हुआ है। तो कुल मिला के डायरेक्ट इंटरेक्टिव टूल है कंज्यूमर उसका। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी बता चुका हूँ। और ये डीडी यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से रूरल जो हाउस होल्ड है उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, जो कि कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो पहले चलती थी एक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ये उसको रिप्लेस करेगी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। फीचर थे उसके वो इसमें आ जाएंगे, इसमें सब्स्यूम्ड हो जाएंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में। और जितना भी उसमें अनस्पेंट अमाउंट था वो इसमें कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ। ये फ्लेक्सिबल स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, और इसका एम है बेसिक फाइनल ऑब्जेक्टिव फैसिलिटेट 24/7 सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द रूरल एरियाज। कुछ फैक्ट हैं इसके उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के। इसका ये टोटल आउटले 75,893 करोड़ का रखा था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। स्मॉल हैमलेट्स को भी इंक्लूड किया गया फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। फीडर सेग्रीगेशन किया गया है जिससे कि 24/7 पावर हो सके रूरल के होम्स में और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए। और इससे जो फार्मर्स हैं उनको भी काफ़ी पावर मिल जाएगी। और रिमोट विलेजेस को भी कनेक्ट कर दिया जाएगा थ्रू ऑफ ग्रिड्स एंड माइक्रो ग्रिड सिस्टम। सोलर इंस्टॉलेशन भी किया जाएगा डिस्कॉम के द्वारा, जो क्लीन और एनर्जी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये कुछ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से रिलेटेड फैक्ट है। दूसरी है रूरल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिड जनरेशन स्कीम, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर थी। और ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना विद्युतीकरण योजना के टाइम पे चालू की गई थी 11th प्लान में। फाइनेंशियल आउटले 540 करोड़ का था इसका। इसमें ये जो डीडीजी स्कीम है इसमें 90% जो टोटल कॉस्ट थी कैपिटल सब्सिडी के लिए प्रोवाइड करनी थी गवर्नमेंट द्वारा, और जो रेस्ट कॉस्ट ऑफ स्पेयर है 5 साल के लिए आफ्टर कमीशनिंग के बाद देनी थी एज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट। फिर अगर आप अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो अर्बन एरिया में तो इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री सब अर्बन एरियाज़ में है, ज़्यादातर बिजनेस हाउसेस। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ये इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम यानी कि आईपीडीएस। कुछ फीचर ये हैं कि 65,000 करोड़ ये रखा गया टोटल आउटले। स्मार्ट मीटरिंग देंगे जो लार्ज कंज्यूमर्स हैं, टेम्परिंग प्रूफ मीटर देंगे जिसे टेम्पर ना किया जा सके, बिजली चोरी को प्रिफिलेसी को ये रोका जा सके। कॉम्प्रिहेंसिव सब ट्रांसमिशन और इनको किया जाएगा, अपग्रेडेशन किया जाएगा अर्बन अर्बन एरियाज में। ये पिलफिरेज बोलते हैं टर्म इसको, पिलफिरेज। इसका मतलब है बिजली चोरी, तो ये रोकने का मेन था इसमें। अंडरग्राउंड केबलिंग की जाएगी, हाईटेक जीआईएस ट्रांसफार्मर किए जाएंगे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा बेटर कस्टमर सर्विसेज के लिए। सोलर इंस्टॉलेशन और रूफ टॉप पैनल्स प्रमोट किए जाएंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड फैक्ट है कोल सेक्टर में आप देखें तो कोल के इंडिया में रिजर्व करीबन 301.56 बिलियन टन है। काफ़ी ज़्यादा है ये, लेकिन फिर भी हमको कोल इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारी जो कोल की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। और दूसरा कि हमारे कोल में सल्फर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो हर टाइप के कोल होते हैं तो हमारे पास ये पीट होता है, फिर लिग्नाइट होता है, फिर बिट्यूमिनस होता है, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, लेकिन हमारे पास ज़्यादातर बिट्यूमिनस और लिग्नाइट है, तो हमारे पास अच्छी क्वालिटी भी नहीं है। और ज़्यादातर जो रिजर्व हैं वो लोकेटेड है झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। ओवरऑल प्रोडक्शन ये करीब था 630.25 मेगाटन। और कई सारे अटेम्प्ट किए गए हैं ये मिनिस्ट्री के द्वारा कि ये रिवैम्प किया जा सके कोल सेक्टर को। 2000 ये 204 कोल ब्लॉक को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और एनर्जी सेक्टर में।
तो ये देखिए हमारी, अभी हमने शुरू में भी देखा था पहले पार्ट में, कि जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इंडिया की, उसमें से 60% से ज़्यादा तो कोल सेक्टर से आती है, थर्मल पावर से आती है। तो इसलिए कोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए भी। पेरिस जो क्लाइमेट हुई थी उसमें भी बोला गया कि हाँ, डेवलपमेंट है डेवलपिंग कंट्रीज को, और उनको वो भी डेवलप कर सकती हैं, वो भी अपना पीक आउट करेंगी। जैसे चाइना ने बोला है कि वो अपना पीक आउट करेगा, तो इंडिया भी पीक आउट करेगा। कुछ स्टेप लिए गए थे ये कोल सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, कि लोअर पावर टैरिफ थ्रू लिबरल कोल स्वैप, की अगर इनइफिशिएंट प्लांट है वहां से इफिशिएंट प्लांट में शिफ्ट कर दो, ये जो भी है कोल जहाँ पे बचा हुआ है। और रिडक्शन इन कोल थेफ्ट, चोरी को रोक लो। कुछ टेक्नोलॉजी से आरएफआईडी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और जीपीएस टेक्नोलॉजी के थ्रू कोल की चोरी को रोकना। प्राइस को रेशनलाइज कर दो यूजिंग ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू टू रैशनलाइज कॉस्ट। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से कोल प्राइस को रैशनलाइज कर दो। कोल प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग होना चाहिए, जिससे कि क्विकर डिसीजन मेकिंग हो और फास्टर डिस्प्यूट सेटलमेंट हो, एक्सेलरेटेड रिडक्शन और बॉटलनेक्स हो। तो फिर ये टी को इम्प्रूव करना है, कंपलसरी क्रशिंग, वॉशिंग और थर्ड पार्टी सैम्पलिंग से प्रोडक्शन भी रुक जाए, वॉशिंग हो जाए, और ये जो इफिशियंसी वो भी बढ़ जाए। फिर एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था, करीबन 42,000 लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से हो गई है 42,000 मेगावाट। इसमें से विंड एनर्जी करीबन 26,000 मेगावाट है। और फिर न्यूक्लियर एनर्जी होगी 5,780 मेगावाट, 2% हो गई है ये टोटल। न्यूक्लियर एनर्जी है जो, वो 2% है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जितनी भी है इंडिया में। और फिर सोलर एनर्जी भी अभी 6,000 से ज़्यादा हो गई, 6,000 से ज़्यादा मेगावाट हो गई है। और तो ये देखिए इंडिया एयरबुक में अपडेट नहीं है, लेटेस्ट अपडेट है। इंडिया एयरबुक के हिसाब से 38,000 मेगावाट है ये रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी, जो 14% के करीब है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का। कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं मिनिस्ट्री ने, है ये एमएनआरई मिनिस्ट्री के अंडर आती है, रिन्यूएबल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विंड रिसोर्स असेसमेंट इन अनकवर्ड जो एरियाज है उसमें इम्प्लीमेंटेशन करो, जिससे कि ये रियलिस्टिक पोटेंशियल मिल जाए 500 स्टेशन में तक का ये फंड है। फिर ये बायोमास गैसीफायर बेस्ड, ये 1 मेगावाट पावर प्लांट कमीशन किया गया है हरियाणा में। और भी कई सारे ये इंस्टॉलेशन किए गए 50 बायोमास गैसीफायर और कंबस्चन बेस्ड प्रोजेक्ट, जिससे कि इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। कैपेसिटिव डिमांड इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल एप्लीकेशन, ये सब इसके अंडर इंस्टॉलेशन है कई सारे इसमें। बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, तो उसमें जो बायोगैस है वो ऑब्टेंड होगा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट के से होगा ये, और ये थ्रू एनारोबिक डाइजेशन, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बायोगैस ऑब्टेंड होगा, इससे होगा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट से। और ये बायो प्रोडक्ट होगा इनलिस्ट ऑर्गेनिक बायोमेनोर होगा। फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ये री इन्वेस्ट एक काफ़ी बड़ी मीटिंग की थी इसमें 2015 में। सेंट्रल थीम था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी में कई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लाना, जैसे कि जो सरकार का एम्बिशियस प्रोग्राम है 2022 तक गीगावाट बनानी है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। उसमें से 100 गीगावाट है, 60 गीगावाट विंड एनर्जी बनानी है। तो इसीलिए ये कुछ इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल इवॉल्व किया इसने, जिससे फंडिंग है और पार्टनरशिप बढ़े। पार्टनर कंट्री बनाया था री इन्वेस्ट 2015 में, 2,500 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए थे, कई सारी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। की हाईलाइट्स ये कि ये गवर्नमेंट का कमिटमेंट है इसमें तो डेवलप करने में। सिंगल प्लेटफॉर्म दिया था लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट के लिए, सोलर और विंड पावर के लिए। कई सारे सेशन किए थे, कई सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया था। तो इसमें और फिर ये मतलब टोटल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए था। फिर
जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं जो लेटेस्ट इन द सेक्टर ऑफ ग्रीन एनर्जी की हाईएस्ट एवर इंक्रीज इन द सोलर कैपेसिटी। अभी लेटेस्ट जो लास्ट फिस्कल है उसमें हाईएस्ट सोलर कैपेसिटी में फिर ये 42% के करीब किया है ये 14-15 में। कोल से इसको इम्प्रूव ये इंक्रीज कर दिया 50 से 200 गंगा रीजनरेशन के लिए। फिर एक्सेल प्रिशिएशन ये विंड पावर के लिए था, इसको रिस्टोर कर दिया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड सेक्टर पावर। ये पार्क सॉरी 25 सोलर पार्क बनाए ये 1000 मेगावाट के। फिर ये उदय की स्कीम लॉन्च की थी, उज्जवल डिस्कॉम एंड एश्योरेंस योजना, उसको लॉन्च इसलिए किया गया था क्योंकि इन लोग का डेप्ट काफ़ी हो गया है। ये 3.5 लाख के करीबन लाख करोड़ के लगभग जो स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी उनका डेप्ट, और 4.5 लाख के करीबन ये टोटल इनका ये जो भी है ये बकाया हुआ है, पैसा फंसा हुआ है। तो मतलब इसका ये कई सारे प्रोजेक्ट का पैसा ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का है उसकी वजह से बैंकिंग में भी एनपी हो रहा था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी उदय, उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें देख लीजिएगा, इसलिए वो उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। बेनिफिट्स मैं बता दे रहा हूँ कि बेनिफिट्स उदय के क्या होंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का जो एम है 24/7 यानी कि 24/7 पावर फॉर ऑल उसको अचीव कर सकते हैं। फिर 5 करोड़ हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं जो अभी तक अनइलेक्ट्रिफाइड है। एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू ये कोल और रिन्यूएबल को भी इसके थ्रू लाया गया है। इसमें उड़ा में यही कि जो भी इनका ये डेप्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट 75% उसको ओन करेगी और वो कुछ बॉन्ड जारी करेगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये इस वाले जो भी है पावर डिस्कॉम्स को लेंगे स्टेट, उसको फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं करेगी। ये मतलब फाइनेंशियल डिस्ट्रेसिंग करना उनको, और ये फाइनेंशियल रिवाइवल करना है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का। इससे फिर ये करंट अकाउंट डेफिसिट भी घटेगा ये, और भी रिन्यूएबल एनर्जी की कमिटमेंट जो है वो बनाए जा सकेंगे। इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा इसमें, रिवाइव हो जाएगा, जॉब्स आ जाएंगी। बैंक्स और इन्वेस्टर के लिए कैसे बेनिफिट होगा कि ये एनपीए रिड्यूस हो जाएगा, और जो भी पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट है उनको रिवाइव कर दिया जाएगा। तो वो एनपीए जो है मतलब जो लोन जो इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है प्रिंसिपल नहीं मिल रहा है, तो एनपीए वापस किसी तरह लोन में आ जाएगा, लोअर रिस्क हो जाएगी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, और लोअर कैपिटल एडिक्वेसी, और ये पावर प्रोक्योरमेंट का भी बढ़ जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी को भी रिड्यूस करेगा। कंज्यूमर के लिए कैसे है ये कि जो अनइलेक्ट्रिफाइड है उनको ये 24/7 पावर मिलेगी, उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ऑफ पावर मिलेगा। तो ये कुछ ये समरी और कुछ फैक्ट्स थे चैप्टर 11 के, जो कि इंडियन ईयर बुक की 2016 की समरी है। ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। So please do like and share this video, and please subscribe our channel Study for Civil Services for more updates.